हे गाइस, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का फर्स्ट पार्ट। देखिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है तो इसको मैं 3 वीडियो में कवर करूंगा। और आज की वीडियो में 3 टॉपिक ले रहा हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके सैलिएंट फीचर और लास्ट में कवर करेंगे एजेंसी क्रिएट करने के मोड, जिसको मैंने एग्जाम्पल के साथ कवर किया है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब देखिए, सबसे पहले देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेक्शन 182। जनरली इसमें एजेंट और प्रिंसिपल की मीनिंग दे रखी है, तो उसको समझने के लिए एग्जांपल समझना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर दिया है पर्सन। तो मान के चलिए चिराग है। देखिए, ड्राइंग पे मत जाना, वैसे रियल में अच्छा ही दिखता हूँ। तो आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, यानी समझने से मतलब होना चाहिए। तो देखिए, चिराग है तो वो क्या कर रहा है, अपना हाउस बेचना चाहता है, मकान बेचना चाहता है, और उसकी सेल वैल्यू वो चाहता है कि यानी जो उसका अमाउंट मिले वो 50 लाख मिले। अब देखिए, अगर वो खुद बायर को तलाश करेगा तो उसकी इतनी रीच नहीं है। वो बायर को ढूंढेगा, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट रहेगा, हेक्टिक रहेगा, और हम बोल सकते हैं कि बायर से मनचाहा अमाउंट मिले भी ना। बायर 45 लाख में खरीदने के लिए तैयार है, जो भी उसको मिला 40 लाख में खरीदने के लिए तैयार है, तो उसका नुकसान ही हो रहा है एक तरीके से। तो उस केस में क्या करेगा, वो अपना जो काम है वो किसी और को दे सकता है। तो उस केस में वो किसको अपॉइंट करेगा, ब्रोकर को अपॉइंट कर देगा, प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करेगा, जिसकी एक तरीके से बहुत अच्छी रीच है, बहुत अच्छा बेस है बायर का। तो उस केस में ब्रोकर क्या करेगा, उसका मनचाहा बायर ढूंढ के उसको देगा। ब्रोकर क्या करेगा, मनचाहा बायर उसको ढूंढ के देगा। तो इस बेसिस पे आपको पता है कि इनके बीच में, चिराग और ब्रोकर के बीच में एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चिराग बन गया प्रिंसिपल और ब्रोकर बन गया एजेंट। देखिए, जब एजेंसी क्रिएट हुई उस समय कोई कंसीडरेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन बाद में आपको पता है कि जैसे ही अगर ब्रोकर क्या करेगा, एक अच्छा बायर ढूंढ के दे देगा, उनके बीच में डील हो जाएगी। किसके बीच में, प्रिंसिपल के बीच में और बायर के बीच में। तो उस केस में आपको पता है कि अगर चिराग को सेल वैल्यू के 50 लाख मिल जाएंगे तो उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज चिराग क्या करेगा, ब्रोकर को देगा कमीशन के फॉर्म में। तो आपको पता है कि जब एजेंसी क्रिएट होती है तो उस समय कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ब्रोकर ने जैसे अपना काम कर लिया तो बाद में वो कमीशन लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल की मीनिंग में यही दे रखा है। अब देखिए, याद रखना, जो प्रिंसिपल है वो कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब वो मेजर पर्सन होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। इसका मतलब ना वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए, ना वो लूनेटिक होना चाहिए, इडियट पर्सन नहीं होना चाहिए। तो जनरली जो प्रिंसिपल है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए। और जो एजेंट है, याद रखना, जरूरी नहीं कि वो कंपिटेंट पर्सन हो, वो इनकम्पिटेंट भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। यही पार्ट आपको आगे दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले हम एजेंट की मीनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एन एजेंट इज ए पर्सन employed to do any act for another और रिप्रेजेंट अनादर इन डीलिंग्स विथ थर्ड पर्सन। अब देखिए, अनादर की जगह आप प्रिंसिपल रख दीजिए। अब पढ़िए, एन एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर प्रिंसिपल। आ गया, तो प्रिंसिपल के लिए वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो प्रिंसिपल ने उसको एम्प्लॉय किया है, उसको लगाया है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, ऑथोराइज पर्सन हो गया। उसने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी, एजेंट को, यानी ब्रोकर को दे दी, जो कि एक तरीके से उसको घर ढूंढ के दे रहा है, यानी घर नहीं, यानी बायर ढूंढ के दे रहा है। और बायर ढूंढने के बाद आपको पता है कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज कमीशन के फॉर्म में ब्रोकर ले रहा है। और रिप्रेजेंट अनादर और रिप्रेजेंट प्रिंसिपल इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। तो आपको पता है कि वैसे प्रिंसिपल क्या करता है, डायरेक्टली थर्ड पर्सन यानी बायर के साथ डील करता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन है, ये बायर है, याद रखना। ये है थर्ड पर्सन, टीपी लिख दिया मैंने। ओके, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल डायरेक्टली बायर से डील करता है, उसकी जगह पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जगह पे एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट अनादर, रिप्रेजेंट प्रिंसिपल, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्या है, सेम उसका उल्टा। प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर हुम एन एक्ट इज डन बाय द एजेंट, जिसके भी पे एजेंट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और हु इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट, या जिसको यानी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एजेंट द्वारा। हु इज रिप्रेजेंटेड बाय द एजेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल डायरेक्टली डील करता, उसके भी पे कौन कर रहा है, एजेंट डील कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देख रहे हैं टेस्ट ऑफ एजेंसी कि किस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए एजेंट में। तो यहाँ पे यही लाइन दे रखी है। लेकिन देखिए, पर उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल बेनिफिट। देखिए, अगर आप अपनी एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको पता है कि आपका कॉमन पेपर जो पेपर 1 है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर 2 है, अगर आप टॉप एजुकेटर से स्टडी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स कवर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट भी है। आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़, आपको पता है एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वो सारे के सारे कवर आपको मिलेंगे। टेस्ट भी होंगे, डाउट सेशन होंगे, क्विजेज होंगे, ये सारे आपको मिल सकते हैं।
तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लस सब्सक्रिप्शन भी और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, तो आप अवेल कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के मैंने बेनिफिट आपको बताए थे कि प्लस के अलावा एडिशनल बेनिफिट है, जैसे पर्सनल कोच आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, बाई वीकली रिव्यू हो सकते हैं, और आपकी पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग पार्ट होगा, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। तो उस केस में आप याद रखिए कि आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो और याद रखिए, अगर आप चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अनअकैडमी की तरफ से लेके आया गया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। यह है इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर एनटीए यूजीसी नेट, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को 60 मिनट में असेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे चैलेंजिंग और ओरिजिनल एनटीए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप बाकी पार्टिसिपेंट के साथ कंपीट कर रहे होंगे। देखिए बेस्ट एजुकेटर द्वारा ये क्यूरेट किए गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, एक लीडर बोर्ड चलता रहेगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको पता चलेगा कि कौन लीड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन लीड कर रहा है। तो एक तरीके से क्या बोल रहा है, टेक इट लाइव टू कम्पीट विद द बेस्ट, सुपर फास्ट एंड फन विद ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड। तो लीडर बोर्ड चलता रहेगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको पता चलता रहेगा, और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी फर्स्ट रैंक है, ये किसकी सेकंड है, ये किसकी थर्ड। और देखिए एक और आपका फायदा है कि बाद में आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा कि कहाँ पर आपका वीक एरिया था, किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है, और आपको वो भी पता चल जाएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर होंगे। तो देखिए जो कॉम्बैट है हर अल्टरनेट संडे को होती है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए भी आपको चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर करना पड़ेगा, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अब आते हैं टेस्ट ऑफ एजेंसी की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, वेयर ए पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड ए थर्ड पार्टी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज ओन एक्ट्स देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एजेंसी कब एग्जिस्ट करती है। तो वेर ए पर्सन की जगह ले लीजिए एजेंट। अब आपको समझ में आ जाएगा, वेर ए एजेंट हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड ए थर्ड पार्टी। तो आपको बताया कि ऊपर जो चिराग है वो बायर के साथ क्या करना चाहता है, अपने मकान को बेचना चाहता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के साथ करना चाहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्रिएट करना चाहता है, रिलेशन क्रिएट करना चाहता है। तो उस केस में क्या है, एजेंट को उसने ऑथोराइज कर रखा है, तो एजेंट के पास कैपेसिटी है। और देखिए एजेंट अपने काम से प्रिंसिपल को बाइंड कर रहा है, यहाँ पे यही बोल रखा है, वेयर द एजेंट हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज ओन एक्ट। एजेंट जो भी काम करता है उससे प्रिंसिपल बाउंड हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर झूठ बोला गया है, ठीक है, जो कि एजेंट को भी पता है और प्रिंसिपल को भी पता है, और बायर को उससे लॉस हो गया, तो बायर किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास जाएगा, ठीक है, और प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एजेंट ने अगर कुछ काम किया या एजेंट की कुछ लापरवाही हो गई जिससे बायर यानी थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया, तो उस केस में जो लायबल रहेगा वो कौन रहेगा, प्रिंसिपल लायबल रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि देखिए अगर एजेंट ने लापरवाही करी है और प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी को, तो प्रिंसिपल बाद में एजेंट से भी मांग सकता है। वो तो आगे बहुत सारे केस आएंगे, राइट्स ड्यूटीज, जो मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा। अब देखिए जो एग्जांपल है, यानी इसमें एग्जांपल कवर करोगे, वो आपको आगे मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी में पता चल जाएंगे। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एजेंसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया, सिंपल सा पार्ट था। अगर आप एक एग्जाम्पल और भी बनाना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपने 12th पढ़ी होगी, अगर आपके बोर्ड में कंसाइनमेंट चैप्टर था तो इसमें आपको पता है कंसाइनर और कंसाइनी होता है। मान के चलिए कि एक ए लिमिटेड है या एक ए ट्रेडर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का काम करता है। किसका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का काम करता है। अब देखिए उसने किसको अपॉइंट किया, बी को, एक एजेंट को। तो यहाँ पे ए ट्रेडर्स कौन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कंसाइनर। क्या बोलते हैं, जिसके पास ओनरशिप होती है गुड्स की, वो अपने गुड्स को किसको दे देता है, एजेंट को, यानी जिसको हम बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोलते हैं, कंसाइनी। अब कंसाइनी क्या करता है, इसके गुड्स को कस्टमर्स को बेचने का काम करता है। वो जगह जगह जाता है और कस्टमर्स को बेचने का काम करता है। एक तरीके कस्टमर बेस ये ला के देता है, और उसके बदले में क्या बोलता है वो प्रिंसिपल को, एजेंट क्या बोलता है कि मैं कमीशन लूँगा, जितनी भी सेल करूँगा उसका कमीशन लूँगा। अगर देखिए मैं उधार भी बेच रहा हूँ तो उसकी रिस्क भी मैं ले सकता हूँ, तो मैं डेल क्रेडिटर कमीशन लूँगा। ये जनरली क्या है, आपने 12th के पार्ट में कवर किया, नहीं कवर किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। एजेंट क्या कर सकता है, अपना जो भी काम कर रहा है, यानी कस्टमर को माल बेच रहा है, उससे क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है प्रिंसिपल को। इसका मतलब अगर कस्टमर को अपना ड्यू अमाउंट नहीं मिला तो वो सीधा किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास, क्योंकि एजेंट ने उसके बिहाफ पे काम किया। तो एजेंट थोड़ी बोलेगा कि मैं नहीं दे सकता, ठीक है। वो तो उस केस, अगर एजेंट बोल रहा है कि मैं नहीं दे सकता कस्टमर को, तो कस्टमर किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास ही जाएगा। केस करेगा तो किसके अगेंस्ट करेगा, प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही करेगा, क्योंकि मेन अथॉरिटी तो वही है, ठीक। तो आप अपने आसपास देखते हैं किराने वाले,
ठीक। उसके पास क्या होता है, बहुत सारी एजेंट आते हैं, और किराने वाले एक तरीके से क्या हो गए, ग्रोसरी वाले वो कस्टमर हो गए, और जो एजेंट आते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास कुरकुरे की एजेंसी है, आईटीसी की एजेंसी है, अलग अलग कंपनी की एजेंसी है, कोका कोला की एजेंसी है, पेप्सी की एजेंसी है, आप ये खरीदना चाहते हैं, कस्टमर खरीद लेते हैं, यानी जो किराना वाला है ग्रोसरी वाले वो खरीद लेते हैं। तो एजेंट क्या कर रहे हैं, उन कंपनी के गुड्स को बेचने का काम ही तो करवा रहे हैं, और उसके बदले में कमीशन ले रहे हैं, नॉर्मल सा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स ऑफ एजेंसी दे रखे हैं, सेक्शन 183, 184, 185 टू 26। अब ये पढ़ने से पहले पहले हम देख लेते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये कवर कर लेंगे फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, कौन एजेंट को लगा सकता है। एनी पर्सन में एम्प्लॉय एन एजेंट इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, चिराग, चिराग किसको लगा रहा है, ब्रोकर को। अब देखिए वो तो मैंने जनरली जो आपको बताया था वो किस टाइप का पार्ट होता है, वो एक स्पेशल एजेंट होता है, क्योंकि आपको बताया कि ब्रोकर क्या करेगा, जैसे वो बायर ढूंढ के देगा और चिराग का मकान बिक जाएगा, तो उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन जो भी होंगे, जरूरी नहीं कि उसके लिए चिराग इस ब्रोकर को हायर करे, तो वो तो एक स्पेशल एजेंट हो गया, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हो गया, कि एक वो लिमिटेड ट्रांजैक्शन के लिए, बस हाउस बेचने के लिए, जैसे वो बिक गया उसके बाद चिराग और ब्रोकर का एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, नॉर्मल सा पार्ट था, ठीक है। एक होता है जनरल एजेंट, जो कि मैंने आपको कंसाइनर में बताया, क्योंकि आपको बताया कि वो क्या करेगा, रेगुलर उसके माल बेचने का काम करेगा। तो उस केस में क्या है, एक तरीके से ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, तो उस केस में उसे हम क्या बोलेंगे, वो जनरल एजेंट हो गया। वैसे एक यूनिवर्सल एजेंट भी होता है, जो कि मैं आपको टाइप्स ऑफ एजेंट में बताऊंगा। ये होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ऑथोरिटी या वर्क ऑफ ऑथोरिटी, इसके बेसिस पे होता है जनरली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है चिराग, वो क्या होना चाहिए, कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे यही बोल रखा था, क्या होना चाहिए, कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, ये याद रख लेना, ओके, लिख लेता हूँ। अब देखिए उसमें क्या होना चाहिए, एक तो 18 ईयर है, उससे ज़्यादा की एज, साउंड माइंड, आपको पता है स्वस्थ दिमाग का, अच्छे मस्तिष्क का होना चाहिए, सोचने समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, रैशनल पर्सन होना चाहिए। सीधी सी बात है, कहने का मतलब ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड में क्या आता है, ल्यूनेटिक आ जाता है, इडियट आ जाता है, या जिसकी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, खो जाती है, इस टाइप का पर्सन नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। फिर देखिए हु कैन बी एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे माइनर हो चाहे अनसाउंड माइंड हो, वो भी एजेंट बन सकता है। लेकिन याद रखना, अगर उससे बायर को कुछ लॉस हो गया, मान के चलिए ब्रोकर क्या था, 17 ईयर्स का था एज का, तो आपको पता है कि वो कौन है, माइनर है। अब उसने अपने बेनिफिट के लिए जानबूझ के कुछ चीज़ छुपाई, और जिससे क्या हो गया, बायर को नुकसान हो गया, तो बायर किसको पकड़ेगा, प्रिंसिपल को। अब जो प्रिंसिपल है वो ब्रोकर को लायबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ब्रोकर क्या है, माइनर है। तो मान के चलिए अगर ब्रोकर माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो उस केस में प्रिंसिपल जो एजेंट है उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता है, प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को लायबल ठहराया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे यही दे रखा है, चाहे पढ़ के देख लीजिए। चलो 4 पॉइंट भी पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ एजेंट, जनरली एन एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल। आपको पता है कि जो भी लॉस हुआ है उसके बाद में देखिए आपको पता है कि प्रिंसिपल उस थर्ड पार्टी को तो कंपनसेट कर देगा, लेकिन बाद में प्रिंसिपल किससे मांगेगा, एजेंट से मांगेगा। लेकिन एन एजेंट इज नॉट लायबल टू प्रिंसिपल इफ ही इज ए माइनर और इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्रोकर अनसाउंड माइंड है या माइनर है तो उस केस में वो लायबल नहीं रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, प्रिंसिपल इज द लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ एजेंट। तो मैंने आपको यही बताया कि एजेंट जो भी काम कर रहा है उससे वो प्रिंसिपल को बाउंड कर सकता है। तो देखिए पॉइंट में क्या कवर कर रखा है, तो देखिए इसमें लाइन दे रखी है, द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एन एजेंट विच आर लॉफुल एंड विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी। तो प्रिंसिपल उन्हीं एक्ट के लिए लायबल होगा जो कि एक तरीके से एजेंट ने लॉफुल तरीके से किए हैं, अनलॉफुल तरीके से नहीं किए हैं। देखिए आप बोल सकते हैं कि एक्स है जो कि प्रिंसिपल है, उसने वाई को अपॉइंट किया, तो ये प्रिंसिपल है और ये वाई एजेंट है। इसने एक्स ने वाई को इसलिए अपॉइंट किया है कि वो हम बोल सकते हैं कि एक्स के बिहाफ पे जो वाई है वो एक्स के बिहाफ पे गुड्स खरीद सके किन्हीं भी सप्लायर से। तो मान के चलिए वाई ने सी से, यानी जो एक सप्लायर है, उससे गुड्स खरीदे। अब उसने क्या करा, जब सप्लायर से गुड्स खरीदे तो नॉर्मल गुड्स जो एक्स ने बता रखे थे वो तो उसने खरीदे और साथ में खुद के बेनिफिट के लिए उसने मान के चलिए कि क्योंकि सप्लायर जो है वो इलीगल माल भी बेचता है मान के चलिए, जो कि प्रिंसिपल को पता ही नहीं है, तो स्मैक चरस ये भी जनरली किसने खरीद लिया, वाई ने खरीद लिया। अब देखिए कोई एक्स थोड़ी सी को सारा का सारा पेमेंट करेगा इस नॉर्मल गुड्स के लिए भी और ये अनलॉफुल एक्ट के लिए भी, तो एक्स कोई लायबल नहीं रहेगा, एक्स उसी एक्ट के लिए लायबल होगा जो कि लॉफुल है। और देखिए एजेंट की अथॉरिटी के अंदर है, तो एजेंट को अथॉरिटी प्रिंसिपल ने क्या दी है कि आप ये माल खरीदिए। मान के चलिए एक्स वाई को बोलता है कि आपको जो सप्लायर्स हैं उनसे सिर्फ क्या करना है, महीने की 100 यूनिट ही खरीदनी है,
किसी भी सप्लायर को नाम पता जाता है कि इस सप्लायर से जब भी आप माल खरीदेंगे तो हर महीने की आप 100 यूनिट्स ही खरीदेंगे। लेकिन जो वाई है उसने 110 यूनिट खरीद ली, तो उसने 10 यूनिट ज़्यादा खरीद ली। अब सी बोलता है एक्स को कि मेरा पेमेंट 110 यूनिट का, तो प्रिंसिपल ने क्या बोला कि मैंने आपको बताया था कि 100 यूनिट से ज़्यादा मत देना इसको एजेंट को, आपने 110 दे दी, तो आप ही लायबल हो, आप दोनों ही हो, आप ही वाई से जाके रिकवर करो। वो जनरली क्या बोलेगा, एक्स सी को बोलेगा कि आप ही जाके क्या करो, इस वाई से रिकवर करो, एजेंट से रिकवर करो एक्स्ट्रा 10 यूनिट के। प्रिंसिपल तो क्या बोलेगा, मैं तो 100 यूनिट के ही दूंगा क्योंकि मैं तो उसी एक्ट के लिए लायबल हूँ जितनी मैंने एजेंट को अथॉरिटी दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल हैव द सेम लीगल कंसिक्वेंसेज एफ इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट वर मेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। क्योंकि प्रिंसिपल अगर खुद करता तो वो 100 यूनिट ही खरीदता। तो उस केस में क्या है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे, यानी सेम एक तरीके से लायबिलिटी प्रिंसिपल की होगी जितने के लिए एजेंट को अथॉरिटी दी गई है, उससे ज़्यादा के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि जैसे प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे यही बोल रखा था। देखिए इस तरीके से मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए। 5वां पॉइंट मैंने आपको शुरू में बता दिया था, रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 185 है, जिसमें क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि जब भी एजेंसी क्रिएट हो तो कंसिडरेशन की जरूरत हो। देखिए याद रखना कि बाद में तो कंसिडरेशन होता है, इतने सारे केस में मैंने बताया एजेंट बाद में क्या करेगा, जब भी गुड्स बेचेगा या गुड्स खरीदेगा किसके ब्याह पे, प्रिंसिपल के ब्याह पे, तो जनरली वो किसी रेमुनरेशन या कमीशन की उम्मीद करेगा। लेकिन जब एजेंसी शुरू में क्रिएट हुई तो उस वक्त जरूरी नहीं कोई कंसिडरेशन का पार्ट हो। एक्स ने वाई को अपॉइंट किया तो जरूरी नहीं है एक्स ने वाई से ये बोला होगा कि तू मेरा एजेंट अपॉइंट हो रहा है, एक तरीके से तेरा नाम हो रहा है क्योंकि मेरी गुडविल है तो मैं इतने रुपए लूंगा, तो बात अलग है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंसीडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नीचे यही बोल रखा है कि कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। चिराग ने ब्रोकर को अपॉइंट किया, आपने ये एग्जांपल देखा, ए ने कंसाइनर ने बी कंसाइनी को अपॉइंट किया, तो उस केस में मैंने कहीं आपको कंसीडरेशन बताया क्या, नहीं बताया। जरूरी नहीं है कि वहाँ कंसीडरेशन का पार्ट हो, तो जब भी एजेंसी क्रिएट होती है जरूरी नहीं है कंसीडरेशन का पार्ट हो, लेकिन बाद में जब भी एजेंट अपना काम करता है उसके बदले में तो वो कमीशन रेमुनरेशन लेगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एजेंसी क्रिएट करने की बात कर रहा है। शुरू शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अराइज होता है तो उस वक्त जरूरी नहीं है कंसीडरेशन का पार्ट हो। अब देखिए क्रिएशन ऑफ एजेंसी यानी मोड्स दे रखे हैं, जिसमें आपको बोल रहा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा बोल रहा है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तीसरा बोल रहा है बाय इम्प्लाइड ऑथोरिटी और एग्रीमेंट, जिसमें 3 दे रखे हैं एस्टोपल, होल्डिंग आउट, नेसेसिटी, और लास्ट बोल रहा है बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्ट। रेक्टिफिकेशन एक तरीके से अप्रूवल होता है जो कि पिछली डेट से होता है, पास से अप्रूव होता है। ठीक है, यानी जो पहले काम हो चुके हैं उसको आप क्या कर रहे हो, अभी अप्रूव कर रहे हो, लेकिन वो कौन सी डेट से अप्रूव होगा, बैक डेट से अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेटिफिकेशन का पार्ट होता है। अब देखिए जो रेटिफिकेशन है वो प्रिंसिपल करता है, ये भी याद रख लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा। बाय ऑपरेशन ऑफ वो दे रखा है, तो देखिए इसमें सेक्शन 187, 189, 196 और 237 दे रखे हैं। यहाँ पे बोल रहा है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें क्या बोल रहा है, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइजेस वेयर द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर। अब देखिए आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट होता है, जैसे आपको पता है कि एक फर्म क्रिएट हो जाती है, उसमें पार्टनर आ जाते हैं, तो पार्टनर प्रिंसिपल का काम भी करते हैं और एजेंट का काम भी करते हैं। तो वो एक तरीके से कैसे क्रिएट हुआ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ। तो लॉ ने क्या करा, एक पर्सन को दूसरे पर्सन का एजेंट या एक पर्सन को दूसरे पर्सन का प्रिंसिपल ट्रीट किया। आपको पता है कि अगर एक पार्टनर गुड्स खरीद रहा है तो वो दूसरे एजेंट को भी यानी दूसरे पार्टनर्स को क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है अपने काम से, क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे क्या कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है। तो उस केस में आपको पता है कि जो भी सप्लायर दे रहा है तो वो फर्म से मांग सकता है, बाकी एजेंट यानी बाकी पार्टनर्स भी क्या होंगे, लाइबल रहेंगे। वैसे आपको पता है कि एक कंपनी है, जब भी वो क्रिएट होती है तो उससे पहले प्रमोटर्स उसके बिहाफ पे काम करते हैं, तो प्रमोटर क्या हो गया, एक एजेंट हो गया, किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। कंपनी क्या हो गई, प्रिंसिपल, और प्रमोटर क्या हो गया, एजेंट। तो ये भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ही अराइज होता है। इस तरीके से एग्जांपल याद रखिए। फिर देखिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो आपको पता ही है, जैसे कंसाइनर ने कंसाइनी को अपॉइंट किया, चिराग ने ब्रोकर को अपॉइंट किया, तो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो सकता है। जनरली याद रखना ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। देखिए डिस्प्यूट से बचने के लिए जनरली रिटर्न ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पहले से ही हम बोल सकते हैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होती है। तो ओरल में तो क्या होता है, डिस्प्यूट होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ए पर्सन में एम्प्लॉय अनदर पर्सन एज इज एजेंट बाय एंटरिंग इनटू एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद हिम, द एग्रीमेंट में भी आइदर ओरल और रिटर्न। इतने सारे आप एग्जांपल पढ़ रहे हो तो जनरली आपको पता है या तो रिटर्न होगा या ओरल होगा। अब देखिए इम्प्लाइड एग्रीमेंट है सेक्शन 187, इसमें जनरली क्या दे रखा है, तो एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब ठीक है, साथ में मैंने एग्जांपल भी कवर किया तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इम्प्लाइड में 3 पार्ट आएंगे, एजेंसी बाय एस्टोपल ये कवर करेंगे, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट या एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट, और सी है एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसमें भी कंडीशन दे रखी है और एग्जाम्पल भी मैंने कवर किया। और जो डी पार्ट आएगा, डी पार्ट नहीं बोल सकते, 4th पार्ट आएगा
जो कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी का पार्ट है वो होगा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन से रिलेटेड। अब देखिए फर्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले कि इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से इसकी मीनिंग दे रखी है। देखिए तो इसमें क्या दे रखा है, एन एजेंसी विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड इम्प्लाइड एजेंसी। तो देखिए ये बोल रहा है कि एजेंसी जो कि कैसे समझी जा सकती है, कंडक्ट और बिहेवियर से ऑफ द पार्टीज। तो अब पार्टीज में तो बहुत सारे भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है, एजेंट हो सकता है और थर्ड पार्टी। अब देखिए थर्ड पार्टी तो इसमें भूल जाइए, जनरली प्रिंसिपल है, एजेंट होगा। तो देखिए एक पर्सन, मान के चलिए कि एक पर्सन खुद को एजेंट प्रिटेंड कर रहा है, डीम्ड कर रहा है, मान रहा है, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोल रहा, यानी मेन पर्सन भी कुछ नहीं बोल रहा, जिसका वो गुड्स है, जिसके पास अथॉरिटी है। ऐसे बोल सकते हैं ना, देखिए ए का गुड्स बी के पास पड़ा हुआ है। अब ए ने उसको बेचने की अथॉरिटी नहीं दे रखी, लेकिन बी ने उस गुड्स को बेच दिया, किसके सामने, ए के सामने ही, किसी और पर्सन को, और ए ने उसके लिए कुछ भी नहीं बोला। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक तरीके से बिहेवियर से पता चल रहा है कि ए ने खुद को प्रिंसिपल माना है और बी ने एक तरीके से एजेंट मान लिया, क्योंकि ए का गुड्स बी के पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब देखिए बी उसको बेच नहीं सकता था, लेकिन बी ने कस्टमर्स को बेच दिया। तो इस केस में एक तरीके से ये क्या कर रहा है, अपनी छुपी हुई सहमति दे रहा है। तो ए के बिहेवियर से पता चल रहा है कि ए प्रिंसिपल है, क्योंकि ए ने उसके बाद में कुछ भी नहीं बोला बी को, या ये भी नहीं बोला कि आप क्यों बेच रहे हो, मेरा माल है पोजीशन में, मैं बाद में आपसे ले लूँगा। ठीक है, ए ऐसा भी नहीं बोल रहा। तो इस केस में ए प्रिंसिपल हो गया और बी क्या हो गया, एजेंट हो गया, तो मान लिया गया। तो यही एक तरीके से एम्प्लॉयड एजेंसी का पार्ट आता है। यहाँ पे एग्जांपल में भी यही दे रखा है, पर ये एग्जांपल जनरली क्या एक तरीके से जो वर्ड कहे गए हैं या लिखे गए हैं उससे भी हो सकता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। जो केस है उसकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। एंड थिंग स्पोकन और रिटन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में बी अकाउंटेड एज सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग में भी अकाउंटेड। इसका मतलब क्या है, एजेंट अगर जनरली डील करता है थर्ड पार्टी के साथ, कस्टमर्स के साथ, और प्रिंसिपल को पता है, तो जनरली तब भी इम्प्लाइड एग्रीमेंट आ जाता है। और मान के चलिए जब एजेंट डील कर रहा है तो वो प्रिंसिपल के फंड का यूज़ कर रहा है, उसके नॉर्मल पैसों का यूज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि वो नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट है, और प्रिंसिपल को भी पता है कि जनरली बी क्या करेगा, यही करेगा। आपने कई बिजनेस देखे होंगे जिसमें क्या होते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो मैनेज करते हैं, तो मैनेजर को जो भी खर्चे होते हैं वो कौन देता है, प्रिंसिपल ही देता है। लेकिन आपको पता है कि मैनेजर क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, खर्चे कर रहा है, तो सारा कैश उसके पास पड़ा हुआ है। तो वह आराम से क्या कर रहा है, ए के फंड का, यानी जो प्रिंसिपल है उसके पैसे का यूज़ कर सकता है, और आराम से क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी के साथ डील कर सकता है। तो एक तरीके से इम्प्लाइड ही तो हो गया, बार बार थोड़ी अथॉरिटी ली गई है ए से या प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ये दे रखा है कि ए एक पर्सन है जिसकी क्या है, शिमला में शॉप है, लेकिन खुद वो कलकत्ता में रहता है, और कभी कभी क्या करता है, ओकेजनली वो शिमला में आता है अपनी शॉप पे। लेकिन जो उसकी शॉप है वो कौन मैनेज करता है, बी करता है मैनेज। तो मान के चलिए बी एक मैनेजर है, एक एजेंट है, ठीक है, और ए की शॉप है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। अब देखिए ए बी के बिहाफ पे क्या करता है, नॉर्मल गुड्स ऑर्डर करता रहता है सी से। सी एक सप्लायर हो गया जिससे बी क्या करता है, ऑर्डर करता रहता है, किसके नाम पर, ए के नाम पर। किसके नाम पर, ए के नाम पर। क्योंकि आपको पता है कि वो ए के पर्पज़ के लिए, बी क्या कर रहा है, एक तरीके से शॉप को मैनेज कर रहा है। आपको पता है मेन शॉप तो ए की है, तो बी क्या कर रहा है, उसके बिहाफ पर, ए के बिहाफ पर सी से गुड्स खरीद रहा है, और ए के फंड से ही खरीद रहा है। और ए की नॉलेज भी है, ए को पता है कि बी क्या कर रहा है, मेरे फंड से, मेरे अमाउंट से क्या कर रहा है, जो भी माल खरीद रहा है, और सी से खरीद रहा है। तो इस केस में क्या हो गया, बी की एक इम्प्लाइड ऑथोरिटी है फ्रॉम ए से। तो आपको बताए कि ए ने एक तरीके से इम्प्लाइड अथॉरिटी बी को दे रखी है, क्योंकि ए को सारी नॉलेज है कि मेरे फंड का यूज़ किया जा रहा है, और ए को नॉलेज भी है। तो बी हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप। तो शॉप के पर्पज के लिए बी के पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो सी से गुड्स को ऑर्डर कर सकता है और ए के फंड का यूज़ कर सकता है। तो एक बार पढ़ के देखना, यही पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है, सिंपल सा है। इसलिए एग्जांपल देखिए मैं पढ़ के नहीं बता रहा, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगा फिर वही टाइम जाएगा। मैंने पूरा का पूरा केस आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एजेंसी बाय एस्टोपल। एस्टोपल, इफ ए पर्सन मेक ए रिप्रेजेंटेशन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट टू ए थर्ड पर्सन दैट ए certain person is his agent and the third party believing such representation to be true enter into a contract with the pretended agent। देखिए यहाँ पे जनरली जो ये सर्टेन पर्सन की बात कर रहा है कि पर्सन एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रिंसिपल। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि एजेंट क्या कर रहा है, किसी कस्टमर के साथ गुड्स को बेचने का, या हम बोल सकते हैं सप्लायर के साथ गुड्स को खरीदने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर है उसको ये नहीं पता कि जो जनरली मेन प्रिंसिपल है वो कौन है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी पार्ट आ गया। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, एक सिंपल बात सोचिए कि कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि एजेंट को अथॉरिटी दी गई है प्रिंसिपल द्वारा, जबकि प्रिंसिपल ने कुछ अपोज भी नहीं करा।
मतलब एक तरीके से एजेंट रियल है ही नहीं, प्रिंसिपल का वो रियल एजेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक तरीके से प्रिटेंड किया गया है कि ये प्रिटेंडेंट एजेंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ने इसका अपोज ही नहीं करा। प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो एजेंट है वो काम कर रहा है, जो कि एक प्रिटेंडेंट एजेंट है, जो रियल एजेंट है नहीं, वो काम कर रहा है और प्रिंसिपल अपोज भी नहीं कर रहा, और कस्टमर को क्या लग रहा है कि हाँ यार ये तो रियल एजेंट ही है, तो ऐसा लग रहा है। तो उस केस में आपको बताया कि प्रिंसिपल को तब भी लायबल ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यही दे रखा है। देखिए बोल रहा है इफ ए पर्सन मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन, तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है अपने वर्ड या कंडक्ट के थ्रू। तो प्रिंसिपल अपने कंडक्ट के थ्रू कैसे दे रहा है, वो अपोज ही नहीं कर रहा। उसको पता है कि एजेंट क्या कर रहा है, कस्टमर को माल बेच रहा है, यानी एक पर्सन कस्टमर को माल बेच रहा है, और प्रिंसिपल अपोज ही नहीं कर रहा। प्रिंसिपल यही नहीं बोल रहा कि मेरे गुड्स क्यों बेच रहा है तू फालतू के लिए, ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। और प्रिंसिपल ने सुन भी लिया तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, वो अपने कंडक्ट के थ्रू बता रहा है कि हाँ मैं ही प्रिंसिपल हूँ और मैं ही लाइबल होऊंगा एक तरीके से। टू ए थर्ड पर्सन डेट ए सर्टन पर्सन इज हिज एजेंट, कि ये सर्टन पर्सन उसका एजेंट है, वो किसके थ्रू बता रहा है, वर्ड के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू। एंड द थर्ड पार्टी बिलीविंग सच रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू, और थर्ड पार्टी ने बिलीव कर दिया कि हाँ ये तो रियल एजेंट है, उसको लग रहा है, यानी कस्टमर को लग रहा है कि रियल एजेंट है। और वो क्या करता है उस थर्ड पार्टी के साथ, यानी सॉरी एजेंट के साथ, जो कस्टमर है थर्ड पार्टी एजेंट के साथ क्या करता है, कॉन्टैक्ट करना चालू कर देता है, यानी एक तरीके से बिलीव कर देता है। देन द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रिंसिपल, इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एजेंसी। इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रिंसिपल है उसने एजेंसी का ट्रूथ नहीं बताया, सच नहीं बताया उस कस्टमर को, तो उस केस में उसको ही लायबल ठहराया जाएगा, मतलब प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराया जाएगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। ही मे बी हेल्ड लायबल एज प्रिंसिपल बाय सच थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी उस प्रिंसिपल को ही लायबल ठहराएगी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक्स टेल्स वाई इन द प्रेजेंस एंड विद इन द हियरिंग ऑफ जेड, सामने जेड भी था, दैट ही इज जेड्स एजेंट। तो एक्स क्या बोल रहा है वाई को कि वो एजेंट है किसका, जेड का। तो यहाँ पे जेड प्रिंसिपल एक तरीके से, और जेड सुन भी रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है, रियल में एक्स एक्चुअल में एजेंट नहीं है। लेकिन फिर भी देखो क्या कर रहा है, जेड परमिशन दे रहा है, क्योंकि जेड कुछ मना ही नहीं कर रहा, जेड अपोज ही नहीं कर रहा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये प्रिटेंडेंट एजेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए वाई ऐसा करते हुए क्या करता है, जो थर्ड पार्टी है ये वाई थर्ड पार्टी क्या करती है, एक्स के साथ डील कर लेती है। अब देखिए अगर वाई को कोई भी लॉस होता है तो उस केस में जेड को ही लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि वाई को तो यही लगा था ना कि जेड ही प्रिंसिपल है और एक्स ही एजेंट है। देखिए जेड तो प्रिंसिपल है लेकिन वो एक्स एजेंट नहीं है, एक्स को एक तरीके से प्रिटेंड कराया गया है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स टेल वाई इन द प्रेजेंस एंड विद इन द हियरिंग ऑफ जेड दैट एक्स इज जेड्स एजेंट, यानी वो एक्स क्या बोलता है, वो जेड का एजेंट है। जेड डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट, वो उसका अपोज करता ही नहीं है, ठीक। वो एक तरीके से हाँ में हाँ मिला देता है, या वो कुछ बोलता ही नहीं है, ये मान के चलिए। तो वाई को तो यही लगेगा ना कि यार जनरली एक्स ही एजेंट है जेड का। लेटर ऑन वाई एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद एक्स बिलीविंग दैट एक्स इज जेड एजेंट, तो वो बिलीव कर लेता है एक तरीके से कि एक्स जेड का एजेंट है, और वाई क्या करता है, एक्स के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हो जाता है। इन सच ए केस जेड इज बाउंड बाय दिस कॉन्टैक्ट एंड इन ए सूट बिटवीन जेड एंड वाई। तो आपको पता है कि जेड और वाई के बीच में बाद में क्या हो गया, सूट हो गया, क्यों, क्योंकि वाई को कुछ नुकसान हो जाता है। तो उस केस में क्या क्या बोल रहा है, जेड कैन नॉट बी परमिटेड टू रिप्रेजेंट दैट एक्स वाज नॉट हिज एजेंट। बाद में जेड मना नहीं कर सकता कि एक्स उसका एजेंट नहीं था, जब कोर्ट में केस हुआ, क्योंकि जेड ने जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक्स और वाई के बीच में, उस वक्त ही जेड मना कर सकता था कि ये मेरा एजेंट नहीं है, जबकि जेड ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इवन दो एक्स वाज नॉट एक्चुअली हिज एजेंट, चाहे एक्स उसका एक्चुअल एजेंट नहीं हो, तब भी जेड एक तरीके से प्रिंसिपल माना जाएगा और एक्स को एजेंट माना जाएगा। तो एक तरीके से प्रिटेंडेंट प्रिंसिपल और एजेंट हो जाएंगे आपस में, और उस केस में वाई को जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए जेड ही लायबल होगा। अब देखिए एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट भी एक तरीके से एस्टोपल की तरह ही सिमिलर है, तो पढ़ के देख ली क्या बोल रहा है। सच एन एजेंसी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए पर्सन बाय हिज पास्ट अफर्मेटिव और पॉजिटिव कंडक्ट लीड्स थर्ड पर्सन टू बिलीव दैट पर्सन डूइंग सम एक्ट ऑन हिज बिहाफ इज डूइंग विद ऑथोरिटी। देखिए यहाँ पर जो भी पर्सन है वो अपने पास्ट अफर्मेटिव या पॉजिटिव कंडक्ट, मतलब प्रिंसिपल क्या कर रहा है, एजेंट से काम करवा रहा है। तो उस केस में देखिए एजेंट क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी से डील कर रहा है। अब थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि हाँ इस एजेंट के पास अथॉरिटी है, क्योंकि उसने पहले भी मुझसे माल लिए हुए हैं, तो अगली बार जब भी वो मुझसे माल लेके जा रहा है तो हाँ उधार ही लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है, मान के चलिए केस कि ए बी को अपॉइंट करता है और बी क्या करता है, ए के बिहाफ पे सी से गुड्स खरीदने का काम करता है। तो उस केस में जनरली क्या होता है, उधार ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ए को पता है कि हाँ यार जनरली क्या है कि जब भी पेमेंट होगा मैं सी को बाद में कर ही दूंगा, क्योंकि उधार ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने बी को अपॉइंट किया हुआ है। बी क्या कर रहा है, सी से उधार ट्रांजैक्शन यानी क्रेडिट में माल खरीद रहा है। अब एक दिन ए को कुछ सूझा और उसने क्या करा, बी को कैश पेमेंट कर दिया और बोल दिया कि इससे कैश में माल खरीद ले। बी ने उस कैश को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, गुम कर दिया कहीं पे, या हम बोल सकते हैं कि खुद के लिए यूज़ कर लिया। तो अब सी तो क्या बोलेगा कि मेरे पास तो कैश आया ही नहीं है। ए बोलेगा मैंने तो कैश दिया था बी को, आप बी से जाके लो।
ठीक है, ए सी को बोलेगा कि आप बी से जाके लो, तो सी कोर्ट में केस कर देता है, तो उस केस में ए को ही लायबल ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि सी को यही लग रहा था ना कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हर बार पास्ट के जो ट्रांजेक्शन होते वो उधार के ही ट्रांजेक्शन होते थे। किसके ट्रांजेक्शन होते थे? उधार के ही ट्रांजेक्शन होते थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये दे रखा है, एक्स अलाउ वाई हिज सर्वेंट टू परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर हिम ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स ने वाई को अलाउ कर रखा है कि वो थर्ड पार्टी जेड से, यानी एक सप्लायर हो गया, उससे गुड्स खरीद ले। तो यहाँ पे एक्स क्या है? प्रिंसिपल है, और जो सर्वेंट वाई हो गया वो क्या हो गया? एजेंट हो गया। और यहाँ पे जेड जो होगी वो थर्ड पार्टी हो गई, जहाँ पे मैं ये सप्लायर लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक्स ने वाई को अलाउ कर रखा है कि वो जेड से उधार पे माल खरीद ले, और बाद में क्या करे, एंड लेटर ऑन पेज फॉर देम, और बाद में जैसे क्या हो, एक एक महीने का पार्ट हो जाए, उसके बाद जो भी ड्यू अमाउंट बनेगा वो जाके जेड को दे आना। जनरली एक्स वाई को ऐसे बोलता है। वन डे एक्स पेज कैश टू वाई टू परचेज गुड्स। एक दिन क्या हुआ, देखिए पास्ट ट्रांजेक्शन तो उधार के हो रहे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक्स ने वाई को कैश दे दिया, वो बोल दिया कि जो इससे माल खरीद जेड से, वो कैश पे करके खरीद लेना। वाई मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी, वाई ने क्या कर दिया, मनी को गुम कर दिया, या हम बोल सकते हैं कि कहीं पे गिर गए उससे। एंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जेड। अब देखो, वाई को डर लग रहा था, तो वाई ने क्या कर दिया, जेड से उधार खरीद लिया कैश की जगह, क्योंकि कैश तो उसने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया। जेड कैन रिकवर द प्राइस ऑफ हिज गुड्स फ्रॉम एक्स। अब देखिए, जेड क्या करेगा, एक्स से लेगा। एक्स ऐसे नहीं बोल सकता कि आप तो वाई से लो क्योंकि मैंने तो कैश दिया था, क्योंकि जेड को थोड़ी पता था, जेड को तो पास्ट ट्रांजेक्शन से पता था कि उधारी ट्रांजेक्शन होते हैं, और एक महीने का पूरा अमाउंट ड्यू है वो एक्स बाद में दे देता है वाई के हाथों जेड को। तो जेड तो सीधा एक्स पे केस करेगा। तो इस केस में आपको बताया कि एक्स को ही लायबल ठहराया जाएगा, बिकॉज एक्स हैड हेल्ड आउट वाई एज इज एजेंट ऑन अर्लियर ओकेजन, क्योंकि एक्स ने पुराने ओकेजन्स पे वाई को एजेंट ठहराया था। तो इस केस में ये जनरली क्या होता है, एजेंसी ऑफ होल्डिंग आउट, जो कि पास्ट ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि हाँ यही एजेंट है, तो उस केस में प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जा सकता है। अब देखिए, एजेंसी बाय नेसेसिटी कंडीशन दे रखी है। नेसेसिटी मतलब क्या हो गया, कि जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एजेंट प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया जहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, जहाँ पे प्रिंसिपल के गुड्स का नुकसान हो सकता था, तो एजेंट ने उसका गुड्स का नुकसान होने से उसको बचाया है। तो उस केस में एक तरीके से एजेंट ने क्या करा, रैशनल मैन की तरह, एक दिमाग वाले पर्सन की तरह काम किया है, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के थ्रू काम किया है। यानी इसका मतलब क्या है, एजेंट ये सोच के चलता है कि अगर मेरे गुड्स का नुकसान हो जाता तो मुझे भी लॉस होता, तो ये मेरा गुड्स नहीं है लेकिन मेरे प्रिंसिपल का है, तो अगर मेरा गुड्स होता तो मुझे भी नुकसान होता, तो मुझे भी उसी तरीके से काम करना है, और मेरे जो प्रिंसिपल है उसके जो गुड्स को नुकसान हो रहा है उसको कम करना है। तो वो क्या करता है, उसी वक्त बेच देता है उस गुड्स को। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, मान के चलिए कि एक्स ने दिल्ली से बॉम्बे गुड्स भेजा। अब वो किसके थ्रू भेजा, ट्रांसपोर्टर के थ्रू। देखिए, अभी कोई एजेंसी का रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन ट्रांसपोर्टर को भेज रहा है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा है, कहाँ पे, दिल्ली से बॉम्बे। अब देखिए, ट्रांसपोर्टर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया, गुड्स को नुकसान हो गया। अब ट्रांसपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ सामने वाले की गलती थी। तो ट्रांसपोर्टर का जो गुड्स था वो उसने क्या कर दिया, कलेक्ट किया और वहीं पर आसपास मार्केट में बेच दिया, क्योंकि आपको पता है कि वो पेरिशेबल गुड्स था। क्या था, पेरिशेबल, वो खराब होने वाला था। तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई, थोड़ा दिमाग लगाया, रैशनल मैन की तरह काम करा, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के थ्रू काम किया, और उसने गुड्स को क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया, वहीं पे लोकल मार्केट में बेच दिया, और जो भी अमाउंट रिकवर हुआ वो एक्स को लौटा दिया। तो इस केस में ये क्या हो गया, एक तरीके से डीम्ड एजेंसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट हो गया, जो कि हो गया एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो यहाँ पे एक्स प्रिंसिपल हो गया, और जो ट्रांसपोर्टर है वो एजेंट की तरह काम करने लग गया। तो देखिए, एक्ट बोनाफाइड होना चाहिए, ये भी बोल रहा है, यानी एक्ट एक्चुअल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रांसपोर्टर जानबूझ के बोले कि एक्सीडेंट हो गया जबकि रियल में कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्ट जो होना चाहिए वो बोनाफाइड होना चाहिए, यानी एक्चुअल में किया है इसने, रियल में ही मार्केट में गुड्स बेचे हों। देयर वॉज एन एक्चुअल एंड डिफाइनेट नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो ट्रांसपोर्टर की क्या है, एक एक्चुअल और डिफाइनेट नेसेसिटी थी कि उसको उसके बिहाफ पर काम करना पड़ गया। द एजेंट वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाया। द एक्ट वॉज डन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल। तो आपको पता है कि एक्स को नुकसान होने से बचाना था, इसलिए ट्रांसपोर्टर ने एक्ट किया। द एजेंट हैज़ एक्सरसाइज सच रीजनेबल केयर एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव एक्सरसाइज इन हिज ओन केस, कि अगर ट्रांसपोर्टर का खुद का गुड्स होता तो वो भी क्या करता, वो भी बेचने का काम करता, वो भी लॉस नहीं चाहता था। तो उसी तरीके से ट्रांसपोर्टर यानी एजेंट क्या करेगा, एक्स के बिहाफ पर काम करने की कोशिश करेगा और उसको लॉस से बचाने की कोशिश करेगा। एक्ट होना चाहिए वो वेरीफाइबल होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए, ठीक है, यानी जाली या नकली नहीं होना
चाहिए। एग्जाम्पल में ये दे रखा है एक्स कंसाइन सम वेजिटेबल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे बाय ट्रक। तो आपको पता है कि वेजिटेबल पेरिशेबल होते हैं। द ट्रक मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो जो ट्रांसपोर्टर है उसने क्या कर दिया, वेजिटेबल को वहीं पर बेच दिया। दिस सेल इज बाइंडिंग ऑन एक्स। तो आपको पता है कि उस केस में जो ट्रांसपोर्टर है वो एक्स को सारा का सारा अमाउंट दे देगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को लायबल ठहराया नहीं जा सकता। ठीक, हाँ, जो नुकसान अगर ट्रांसपोर्टर की गलती है, एक्सीडेंट है, उससे रिलेटेड जो केस होता है वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस केस में कि जो सेल कर दिया उसके लिए एक्स ये नहीं बोलेगा कि आपने सेल कैसे कर दिया, आपको आगे बॉम्बे में ट्रांसफ़र करना चाहिए था, आपकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। तो ट्रांसपोर्टर ये बोलेगा ना, ये तो पेरिशेबल नेचर के थे, अगर आप भी चाहो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है 1-2 दिन और लग जाते हैं इसको कलेक्ट करने में, इसको सारा का सारा बॉम्बे तक पहुंचाने में। यहाँ पर ही मैंने कलेक्ट करके लोकल मार्केट में बेच दिया, बल्कि आपका नुकसान होने से बचा दिया ट्रांसपोर्टर। तो ये बोलेगा, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर क्या हो गया, एजेंट हो गया। इन दिस केस द ट्रांसपोर्टर बिकम एन एजेंट बाय नेसेसिटी। ओके, अब देखिए लास्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, सेक्शन 196। इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान के चलिए कि मेरा दोस्त, उसका जो अमाउंट था मान लीजिए 4 लाख, वो मेरे पास पड़े हुए थे। ठीक है, वो मेरे पास पड़े हुए थे। वो सुनील को भी पता है कि 4 लाख रुपए क्या है मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैंने क्या कर दिया, ये किसी थर्ड पर्सन को, मान के चलो लोकेश को क्या कर दिया, ये मैंने उधार दे दिए। ठीक है, अब मैंने जैसे लोन के फॉर्म में ये दे दिया, तो लोकेश से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और इंस्टॉलमेंट का क्या मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगी। जो इंस्टॉलमेंट मिली, अब देखिए जो इंटरेस्ट और जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट मिली वो डायरेक्टली एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि सुनील के अकाउंट में आ रही है, सुनील के पास आ रही है। और सुनील क्या है, मना भी नहीं कर रहा, सुनील ले भी रहा है उसको, सुनील ले भी रहा है। तो इस केस में एक तरीके से आपको पता है कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, चिराग के पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन एक तरीके से मैं क्या हो गया, प्रिटेंडेंट एजेंट हो गया। और ये जनरली क्या हो गया, ये भी प्रिटेंडेंट प्रिंसिपल बन गया और ये थर्ड पार्टी हो गई। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन कब हुआ, देखिए जैसे इंटरेस्ट और कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट अराइज हुई, बाद में सुनील को पता चला कि यार इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ गई है। अगर वो उसी वक्त चाहे तो अपोज कर सकता था, लेकिन उसने अपोज नहीं करा। तो प्रिंसिपल ने अपने एक्ट के थ्रू, बाद में किसी एक्ट के थ्रू उसको रेटिफाई करा दिया। लेकिन कब से वो रेटिफाई होगा, जब से मैंने चिराग ने यानी लोकेश को लोन दिया है, यानी वो पास्ट डेट से रेक्टिफाई हो जाएगा, यानी एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, मान के चलना। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब प्रिंसिपल ने रेटिफाई किया तब जाके वो एक तरीके से क्या हो रहा है, गिना जा रहा है। वो कब से कैलकुलेट किया जाएगा, जब से चिराग ने लोकेश को लोन दिया है। तो रेटिफाई तो सुनील कर ही रहा है, रेटिफाई तो प्रिंसिपल कर ही रहा है, लेकिन वो कब से देखा जाएगा, जब से चिराग ने लोकेश को, यानी जब से हम बोल सकते हैं एजेंट, एक तरीके जो प्रिटेंडेंट एजेंट है, उसने थर्ड पार्टी या कस्टमर को क्या कर रखा है, लोन दिया है। तो मीनिंग में क्या दे रखा है, इफ ए पर्सन विच प्रिटेंडेंट एजेंट acts on behalf of another person with the principal, the pretended agent act without the knowledge or consent of the principal। तो आपको पता है कि जो चिराग ने बिना सुनील की कंसेंट के लोकेश को लोन दे दिया। आफ्टरवर्ड द प्रिंसिपल एक्सेप्ट सच एक्ट, उसके बाद जो सुनील है उसने इस एक्ट को एक्सेप्ट किया, उसने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसने लोन दे दिया, मैं रेटिफाई कर लेता हूँ। वो चाहे तो बाद में अपोज कर सकता था ना सुनील, लेकिन सुनील ने अपोज नहीं करा और उसने रेटिफाई कर दिया। तो उस वक्त क्या हो गया, देन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सुनील प्रिंसिपल हो गया और चिराग क्या हो गया, एजेंट हो गया, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने बाद में इसको रेटिफाई किया। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल अगर रेटिफाई कर लेता है तो जो भी एक्ट होगा उसके लिए वो बाउंड होगा। अगर हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन को, लोकेश को कुछ भी लॉस हो जाता है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, वैसे तो नहीं होगा लेकिन कुछ भी हो जाता है, ऐसे मान के चलिए कस्टमर को कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए अब सुनील को लायबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि सुनील ने जो इंटरेस्ट इसका पार्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट रेटिफाइड बाय हिम एज इफ सच एक्ट हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। ऐसा माना जाएगा कि जो क्योंकि उसने रेटिफाई कर दिया तो प्रिंसिपल की अथॉरिटी से ही एजेंट ने काम किया, ऐसा माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि रेटिफिकेशन किससे रिलेटेड होता है, अप्रूवल किससे होता है, पास्ट डेट से रिलेटेड होता है, जब जनरली ये ट्रांजेक्शन हुआ है, जब ये एजेंसी क्रिएट हुई, जब ये एजेंसी एग्जिस्टेंस में आई शुरू में। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द एक्चुअल डेट ऑफ एक्ट दैट इज रेटिफाइड एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाइड द एक्ट। तो ये बोल रहा है एक्चुअल डेट ऑफ एक्ट। तो आपको मैंने बताया जब चिराग ने क्या करा, लोकेश को लोन दिया, तब से एक तरीके से क्या हो गया, उससे रिलेट होता है, उससे रेटिफिकेशन रिलेट होगा। हैंस एजेंसी इज डीम्ड टू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम व्हेन द एजेंसी फर्स्ट एक्टेड। यानी जब चिराग ने किसके साथ करा, लोकेश के साथ लोन का ट्रांजैक्शन किया, तो एक तरीके से वो एजेंट मानते हुए ही हुआ है, ये माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही बोल दिया, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाइड द एक्ट। ये नहीं कि बाद में, आपको बताया कि 1 मई को लोन दिया और उसको रेटिफिकेशन का पार्ट कब पता चला सुनील को, 31 मई को, जैसे उसके अकाउंट में इंटरेस्ट का पार्ट आया और जो इंस्टॉलमेंट है उसका अमाउंट आया। तो ये वाली डेट नहीं होगी,
1 मई से उसको क्या माना जाएगा, रेटिफाई माना जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एक्स एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, वो बिना कंपनी की प्रायर अथॉरिटी के क्या करता है, वाई से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्स क्या करता है, एक एजेंट मानते हुए खुद को वाई से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि कंपनी ने कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी थी, यानी प्रिंसिपल ने कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी थी। वाई लेटर ऑन रिवोक द ऑफर, वाई ने क्या कर दिया, बाद में ऑफर को कैंसिल कर दिया, लेकिन कंपनी ने इस एक्स की एक्सेप्टेंस है उसको रेटिफाई कर दिया बाद में। कंपनी ने यानी प्रिंसिपल ने बाद में एजेंट की जो भी एक्सेप्टेंस थी ऑफर की उसको रेटिफाई कर दिया। अब वाई बाउंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वाई ने बाद में मना किया, और जब कंपनी ने रेक्टिफाई करा दिया और कंपनी ने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दी, तो वो पास्ट डेट से हो जाती है। आपको पता है कब से, जब से एजेंसी एग्जिस्टेंस में आई थी, ऐसी मानी जाती है। कब से, जब से एजेंसी फर्स्ट एक्ट हुई थी। तो आपको पता है कि जैसे ही एक्स ने कंपनी के बिहाफ पर ऑफर एक्सेप्ट किया था तो एजेंसी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी। ठीक, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वाई को लायबल ठहराया जाएगा और वाई रिवोक नहीं कर सकता। अगर रिवोक कर देता है तो इस केस में वाई को जो भी सामने वाले उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं कि जो भी कंपनी को नुकसान हुआ है उसको हर्जाना देना पड़ेगा। इट वॉज हेल्ड दैट वाई इज बाउंड बाय रेटिफिकेशन बिकॉज रेटिफिकेशन रिलेटेड बैक टू द टाइम ऑफ एक्स एक्सेप्टेंस। जब एक्स ने एक्सेप्ट किया तब से ही रेटिफिकेशन माना जाएगा, क्योंकि कंपनी ने चाहे बाद में एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन आपको पता है कि एक तरीके से रेटिफिकेशन का पार्ट ही होता है जो पुरानी डेट से यानी पिछली पास्ट डेट से एक्सेप्ट माना जाएगा, जब जनरली शुरू में एजेंसी एग्जिस्टेंस में आई थी पहली बार। ठीक, अब देखिए मोड ऑफ रेटिफिकेशन बोल रहा है, तो आपको पता है मोड ऑफ रेटिफिकेशन क्या होता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रेटिफिकेशन क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, ए विदाउट ऑथोरिटी बाय गुड्स फॉर बी। ए बिना किसी ऑथोरिटी के क्या करता है, बी के लिए गुड्स खरीद लेता है, तो बी प्रिंसिपल हो गया और ए क्या हो गया, एजेंट। ठीक है, आफ्टर बी सेल देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट। अब देखिए आपको पता है कि मान के चलिए कोई सप्लायर से जो ये एजेंट है वो माल खरीद लेता है बिना किसकी, बी की परमिशन के, बिना किसी प्रिंसिपल की परमिशन के, और बी क्या करता है, जैसे ही वो माल आ जाता है उसके पास गुड्स आ जाता है, क्योंकि सप्लायर क्या करेगा, उसके जो जगह है वहाँ पे गुड्स को डिलीवर कर देगा, तो उस केस में बी क्या करेगा, उसको कस्टमर को बेच देता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जैसे ही बी ने कस्टमर को गुड्स बेचा तो उसने रेटिफाई कर दिया। वैसे बी की परमिशन नहीं थी, लेकिन बी के पास जैसे गुड्स आ गए उसने बोला चलो ठीक है आ गए, अच्छी बात है, और बी ने क्या कर दिया, बाद में रेटिफाई कर दिया, कैसे, गुड्स को बेच के। आफ्टरवर्ड बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट। बी क्या करता है, जो कस्टमर सी को अपने अकाउंट से बेच देता है। बीज कंडक्ट इंप्लाइज ए रेटिफिकेशन ऑफ परचेज मेड फॉर हिम बाय ए। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ब्याह पर जो ए ने परचेज की थी वो रेटिफाई कब हुई, जब बी ने एक तरीके से गुड्स कस्टमर सी को बेच दिया। तो आपको पता है कि एक तरीके से एजेंसी का पार्ट क्रिएट हो ही चुका था। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है, एक और एग्जांपल है, इसको हटा देता हूँ पहले जिससे आपको दिख जाए थोड़ा सा। अब ठीक है, देखिए बोल रहा है ए विदाउट एस ऑथोरिटी लैंड्स बीज मनी टू सी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बी का मनी था, जैसे सुनील का मनी था, चिराग ने क्या कर दिया, किसी और को दे दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बी का मनी था और वो ए के पास था। किसके पास था, ए के पास। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी एक तरीके से प्रिंसिपल हो गया, ए क्या हो गया, एजेंट हो गया, क्योंकि ए ने क्या कर दिया, सी को मनी उधार दे दिया। आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन मनी फ्रॉम सी। तो देखिए सी का जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो उसने क्या कर दिया, बी को दे दिया, प्रिंसिपल को। बी ने जैसे इसको एक्सेप्ट किया तो एक तरीके से रेटिफिकेशन का पार्ट आ गया। बीज कंडक्ट इंप्लाइज ए रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल जैसे क्या करता है, कुछ कंडक्ट करता है और रेटिफाई कर देता है। अगर अपोज करता तो पहले ही कर लेता कि भाई नहीं, मेरा कैसे आपने एडवांस दे दिया। तो जनरली वो बी क्या करता, ए को बोलता कि फालतू में आपने मेरा क्यों एडवांस मनी दे दिया, मैंने तो आपको रखने के लिए दिया था, आप इसका अनऑथराइज यूज़ क्यों करवा रहे हो, ठीक है, मैं आप पर केस कर दूंगा। तो बी ए पर केस करता और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेता, जो भी अमाउंट है रिकवर कर लेता, और उससे जो भी उसको डैमेज हुआ है मेंटली फिजिकली वो सारा रिकवर कर सकता था। लेकिन यहाँ पर बी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, बल्कि जिसको ए ने लोन दिया था उसने क्या करा, इंटरेस्ट दिया है, वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये रेटिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इतना पार्ट काफ़ी है। अगली वीडियो में कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड रेटिफिकेशन, और उसके बाद कवर करेंगे काइंड्स ऑफ एजेंट, जिसमें देखो ऑथोरिटी के बेसिस पे स्पेशल, जनरल और यूनिवर्सल होते हैं, और नेचर के बेसिस पे होते हैं, नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे कमर्शियल यानी मर्केंटाइल या नॉन मर्केंटाइल, वो जनरली होते हैं, ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। फिर ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट और राइट ऑफ एन एजेंट, एजेंट की ड्यूटीज़ और राइट भी आएगी। तो ये सारे पार्ट आपके अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग 3 वीडियो में सारा पार्ट आपका कवर होगा। तो आई होप आपको पहली वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक भी कवर करवाने हैं तो वो बताइएगा, मैं वो भी कवर करने के लिए तैयार हूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।